नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से शिक्षक भर्ती को लेकर के चल रहे प्रदर्शन पर। लखनऊ में आज शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन जमकर देखने को मिला। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएम आवास का घेराव करने भी अभ्यर्थी पहुंच गए। पुलिस को इसकी क्या भनक नहीं लगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए लगातार प्रदर्शन जारी है। इस बीच आज सुबह लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए। अचानक बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अभ्यर्थियों ने चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते कुछ समय के लिए तो सड़क जाम की भी स्थिति उत्पन्न हो गई। गौर करने वाली बात है कि लखनऊ पुलिस को इस प्रदर्शन की भनक तक नहीं लगी। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर दूसरी जगह पहुंचा दिया। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राहत नहीं पा सके अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह भी इसी कड़ी में सीएम आवास का घेराव कर दिया। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग की है। आखिरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है? अगर लागू किया जा रहा है तो अभ्यर्थियों का प्रदर्शन क्यों? प्रदर्शन करने वाले लोग कट ऑफ लिस्ट में एक नंबर कम कर अभ्यर्थियों को शामिल करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दे रहे हैं। इससे पहले शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव किया था। मंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे, जहां उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की थी। सवाल ये कि आखिर कोर्ट के आदेश का क्या वाकई योगी सरकार पालन नहीं कर रही है? आमतौर पे ये कहते सुना गया है कि अगर मामला सीएम योगी तक पहुंचेगा तो जरूर कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यही कि क्या आज जब प्रदर्शनकारी सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे तो क्या अभी भी आवाज नहीं पहुंची? अगर आवाज पहुंची तो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है, क्या उस पर अमल करेगी योगी सरकार? अमल करती है तो योगी सरकार के पुराने बयानों का क्या? नहीं अमल करती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या? तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव, आरएलडी प्रवक्ता आशीष तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक अंशुमन दुबे, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी एससी संयुक्त मोर्चा सुशील कश्यप, वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, आज जिस तरीके से सीएम आवास का घेराव करने अभ्यर्थी पहुंच गए जी, मांग वही, लेकिन क्या अब लग रहा है कि कुछ होगा? हालांकि सरकार कह रही है कि हम पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं, फिर इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों? मैडम, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सरकार का ये कहना है कि हम पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो ये कौन सा इतना जटिल कार्य है जो 2019 से लेकर के 2023 का सफ़र यहाँ तक पहुँच गया, लगभग 3-4 साल हो गए हैं, वो नहीं हो पा रहा है जी। तो ये सरकार चाहे 68 एक नंबर का जो मामला है उत्तर कुंजी का मामला हो, चाहे 6800 की जो 5 जनवरी 2023 को लिस्ट स्टेट ने पब्लिश की उसको क्वैश हो जाने का मामला रहा हो, और चाहे इसमें दलितों और पिछड़ों की 20,000 सीटों के घोटाले का मामला रहा हो जी। इस भर्ती में इतना लिटिगेशन क्रिएट है, इतना मतलब करप्शन है या भ्रष्टाचार कह लो, या अधिकारियों की जो है सही से इस भर्ती को पूरी ना करना, ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो मनमानी कर रहे हैं, वो ना संविधान को मान रहे हैं, जो ना नियम रेगुलेशन है उसको फॉलो करके ना भर्ती पूरी कर रहे जी। आशीष तिवारी जी, जी, अभ्यर्थियों का कहना है कि हम अपनी हक की लड़ाई के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के लिए हमें सरकार ने ही मजबूर कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनके लिए कोई काम सरकार द्वारा नहीं किया गया। देखिए स्नेहा जी, ये जो अभ्यर्थी हैं, ये जो शिक्षक हैं जी, ये पिछले करीब 67 दिनों से इको गार्डन में जो धरना स्थल है वहाँ पर ये बैठे हुए हैं, और मैं भी लगातार इनके साथ में हूँ। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने इनको अपना समर्थन दिया हुआ है।
और हम लोग लगातार इनके साथ में इनकी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने का काम कर रहे हैं। अब आप मुद्दा देखिए कि मुद्दा इतना सरल है। मुझे इस समय फिर सरकार की मंशा पर एक बार फिर मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ सही अक्षरों में आदेश दे दिया है जी कि ये जो 1 नंबर वाले शिक्षार्थी, ये शिक्षक हैं, इनको नौकरी दे दी जाए, जी, फिर राज्य सरकार को ऐसी कौन सी दिक्कत है कि ये नौकरी नहीं देना चाह रही। ये सरकार कहीं ना कहीं एक बार फिर बेरोजगारी को बढ़ाने का जो इनके ऊपर हमेशा आरोप लगता रहा है, उसको ये चरितार्थ कर रही है। जब सरकार के पास में सीधे आदेश हैं सुप्रीम जी। कोर्ट के, तो वो भर्ती वहां पर करे और उनको वहां पर नौकरी दे दे। तो ये नौकरी होते हुए भी नौकरियां नहीं दे रही है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, ये तो सरकार के प्रवक्ता ही बताएंगे। लेकिन इस कांड से मैं इतना जरूर जानता हूं कि देश के भविष्य के साथ में ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है, आज हमारा युवा कहीं ना कहीं रोड पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गया है। जी, ये लोग, इनकी कोई दूसरी मांग नहीं, ये शिक्षक हैं। शिक्षक जो होते हैं वो हमेशा समाज का आईना होते हैं, दर्पण होते हैं। और जब शिक्षकों की ये आज हालत है, तो फिर और किसकी हालत यहाँ पर इस प्रदेश में सही होगी। सरकार को इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए जब माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आ चुका है, तो उसके आदेश का पालन करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अवमानना कर रही है और इससे इसकी हट धर्मिता, तानाशाही एक बार फिर उजागर हो गई है। आज ये जो युवा, मैं फिर कहता हूं कि जो योग्य युवा है, जी, अगर वो युवा बिगड़ने पे उतारू होता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि इन युवाओं के साथ में न्याय करें और इनका जो हक है वो जल्दी से जल्दी देने की कृपा करें। ठीक है। अंशुमन जी, शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, सीएम आवास घेरने पहुंच गए आज वो लोग। देखिए स्नेहा जी, सरकार भी इनको नियुक्ति देना चाहती है जी, और ये लोग नियुक्ति पाना भी चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा यही है कि इन लोगों को नियुक्ति मिले। जी, लेकिन ये सारी कवायद जो है ये बाबुओं के और नौकरशाही के फंदे में फंस के रह गई है। नौकरशाही और जो बाबूगिरी है वो इस शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा, क्या कहते हैं, रोड़ा बने हुए हैं। और यहाँ तक कि लगातार उनका प्रयास इस चीज़ को टालते रहने का बना हुआ है। ये कोई सरकार नहीं चाहती है कि युवा बेरोजगार रहें और युवा, क्या कहते हैं, नौकरी पे ना आए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सरकार के प्रयास इस विषय में थोड़े से और जिम्मेदार होने चाहिए थे। मुख्यमंत्री जी अगर इसका खुद का संज्ञान बहुत अच्छे से लेते और अच्छे तरीके से इसको मैनेज करते, इसको और अच्छे तरीके से देखते, तो शायद ये इतना लंबा खिंचता नहीं मामला। लेकिन इसका लंबा खींचने के बाद लगातार देखिए एज बढ़, हर साल एक उम्र 1 साल निकल जाता है जीवन का, और ये लोग लगातार 2019 से संघर्ष कर रहे हैं। आज 2023 आ गया है, 4 वर्ष उनके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण निकल गए। एक तरफ सरकार लगातार ये कर रही है कि युवाओं को जो नौकरी के अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं, वो कहीं ना कहीं टालने से उनके नौकरी में उनके संभावनाओं को, क्या कहते हैं, टूटना पड़ रहा है, उनको टूटने का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अभी देखिए हाल ही में इन्होंने कहा है कई नौकरियों में कि जो सरकारी कर्मचारी कभी 58 साल में रिटायर होते थे, फिर वो 60 साल हुई, फिर 62 साल हुई, आज वो 65 साल होने जा रही है। मतलब कि जो युवा हैं, जिनके पास, जिनको वास्तव में ज़रूरत है, जो बुजुर्ग हैं, उनको समय आगे अपनी जगह छोड़ें, तो सरकार उनको लगातार मौके अवसर देती चली जा रही है। तो युवाओं का कुंठित होना ये स्वाभाविक सी बात है, और जहाँ युवा कुंठित होंगे जाहिर बात है कि वहाँ कोई भी सुकून नहीं रह पाएगा। ठीक है, सरकार को बहुत जिम्मेदारी से इसको हल करना चाहिए, और नौकरशाही जो रोड़ा बन रही है, जो बाबूगिरी इसका रोड़ा बन रही है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, सुनील त्रिपाठी जी, जी जी
लंबे वक्त से शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। कभी वो शिक्षा मंत्री का आवाज घेरते हैं, सीएम आवाज घेरते हैं कि उनको उनके हक की पूरी तरीके से जो लड़ाई है उसमें सरकार उनका साथ दे। अभी लगातार अंशुमन जी कह रहे थे कि सरकार चाहती है, सुप्रीम कोर्ट चाहती, फिर क्या है पूरा मामला? देखिए स्नेहा जी, अब इस मामले पर सरकार को ध्यान देके विराम लगाना चाहिए। जी, शिक्षित बेरोजगार कहीं न्यायालय के पाले में, कहीं सरकार के पाले में इधर उधर भटक रहा है। और अब ये सारा गेम जो आसमान जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और बाबुओं की देन है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो सरकार को नहीं चाहते दोबारा लौट के आए। और आपने भी देखा कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा हावी है। एकदम अगर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को ब्यूरोक्रेट ने कैप्चर कर लिया है तो बड़ी बात नहीं होगी। जी, हर चीज में ब्यूरोक्रेट्स रोड़ा लगा रहे हैं। विकास कार्यों को आप देखिए तो वही यही हाल है। और शिक्षक भर्ती आज 2019 शुरू हुई और 23 आ गया है। 4 साल अमूल्य समय इन बेरोजगारों ने अपना बर्बाद किया और 4 साल कोई इस पर निर्णय नहीं हो पाया। सरकार कहती रही कि हम सही हैं, शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं हम सही हैं। आखिर सच्चाई क्या है? कोई इतना बड़ा प्रकरण तो नहीं है जिसका पर्दापेश न किया जा सके। अगर शिक्षक कह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति जायज है तो हो जानी चाहिए, और अगर सरकार कह रही कि नाजायज है तो खत्म कीजिए। इनका समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? ये अगर नहीं आप करने के मूड में हैं तो कम से कम 4 साल बर्बाद करके अपनी तैयारी करते कहीं से। तो इसलिए नेहा जी, पूरा गेम ब्यूरोक्रेट्सों द्वारा खेला जा रहा है। और शुरू से ही आपने देखा, जब से नियुक्ति शुरू हुई है उसके बाद से सारा गेम ब्यूरोक्रेट्स बाबू। लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स कहीं हावी हो रहा तो देखना चाहिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को भी। इस तरह से 69,000 लोगों के साथ 69,000 लोगों को परेशान करना ये उचित नहीं है। और इसका अब निर्णय चाहे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान रखना करना चाहिए। सरकार को एकदम इस चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। जी, विवेक श्रीवास्तव जी, कहीं ना कहीं एक बार फिर पूरी तरीके से मामला योगी सरकार पर आ चुका है। क्या आ गया है? क्या आ गया है? जी, अभी सुशील जी ने शुरुआत में कहा कि सरकार को अब इस पे ध्यान देना होगा। आशीष जी ने कहा कि सरकार चाहे तो इस पूरे मामले को रफा दफा कर सकती है। अंशुमन जी ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो पूरी तरीके से मामला शांत हो सकता है, हालांकि सरकार चाहती है कि इनका हक मिले। सुनील जी कह रहे हैं कि सरकार को अब इस पर पूरी तरीके से ध्यान देना होगा। आज सीएम योगी के सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए और आप पूछें कि मामला क्या सरकार पे आ गया? अभी भी कुछ बचा है क्या? स्नेहा जी, जी। यहाँ की चर्चा से ऐसा लग रहा है जी, कि कुछ न कुछ तथ्यात्मक जानकारी का अभाव है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत मैक्सिमम लोग नौकरी पा चुके कर रहे हैं। जी, भर्ती नहीं लटकी है। कुछ लोग जिनके हित नहीं सध सके वो लोग धरने पे बैठे हैं, उनके अपने आरोप हैं। 1 नंबर का जो विषय है, जी, एक प्रश्न ऐसा था जिसके 2 उत्तर थे। उसमें जब लोग मिलने गए तो शासन ने प्रत्यावेदन लिया कि भाई ठीक है, आप लोग दे दीजिए कि आप लोग प्रत्यावेदन इसको अटेंड किए। उस प्रत्यावेदन पे जब जांच हुई तो कुल 1200 से लमसम लोग उस क्वेश्चन को अटेंड किए थे। ऐसे विषय में रास्ता ये होता कि जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया उसको उसका नंबर दिया जाएगा, जो अटेम्प्ट ही नहीं किया वो उस नंबर को पाने का अधिकारी नहीं है। शासन अगर इस विषय पर संवेदनशील ना होता तो कल ही एक शिष्टमंडल इन लोगों का ले जा करके निदेशालय में अधिकारियों से मिलवाया गया है और अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि हम इसको निपटा रहे हैं। डेट लगी हाई कोर्ट की और हाई कोर्ट में भी सरकार ने ये कह रखा है कि हम इसको कंसीडर करेंगे। इसके बावजूद आज के उस हुड़दंग का कोई औचित्य समझ में नहीं आता।
तो मैंने स्पष्ट किया जी कि सरकार और 1 नंबर वाले अभ्यर्थियों के बीच वार्ता हो रही है। फिर इस तरह की बातें करना कि साहब ये बेरोजगार टहल रहे हैं 4 साल से, कौन बेरोजगार है, कौन टहल रहा है? विवेक जी, जी अभी आपने कहा कि सबको लग रहा है कि भर्ती लटकी हुई है। जी भर्ती नहीं लटकी हुई है। हाँ कुछ अभ्यर्थी जो हैं जी। जिनको अभी भी वो 1 नंबर वाले मामले में उनकी- लटकाया उनकी गया बात है, हो गई। वो अभ्यर्थियों का कल साफ बात तौर कराया- पे कहना है, कल बात कराया शासन से। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि कल हमारी बात हुई है, जी। फिर भी वो कहीं ना कहीं आश्वासन से इतना थक चुके हैं कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो आज योगी सरकार के पास, सीएम योगी के पास खुद पहुंचे। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने से लगातार धरना दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए भी 1 साल हो गया है। देखिए, जी। हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी, मुझको लगता है कि 15-20 दिन हो गए उस चर्चा को। बिल्कुल। और इसमें पूरी पत्रावली हाई कोर्ट में तलब है। उम्मीद है कि हाई कोर्ट की डेट से पहले कोई ऑर्डर निकालने की स्थिति बन जाएगी, ऐसा आश्वासन भी अधिकारियों के द्वारा अभ्यर्थियों को दिया गया है। जी इसमें इस तरह का प्रोपगंडा करना, जैसे साहब 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी लटकी, इससे भी हमारे मित्र कह रहे थे कि 20,000 ओबीसी दलितों की सीटों को लेकर घोटाला हुआ है। तो जिस शब्द का प्रयोग, घोटाला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं इस भर्ती के मामले में। पूरी भर्ती आरक्षण के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए निस्तारित की गई है। डिबेट में कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। जी तमाम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सब जगह आप इस पक्ष को रख चुके, सारी जगह सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब आप खुद गुमराह हैं या लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो गुमराह की कोई दवा हमारे पास नहीं है। शासन नियमों के तहत चलता है। आरक्षण के जो नियम हैं उसके तहत इस भर्ती की प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती निपटाई गई है। ये चाहते हैं कि जैसे ये चाहें वैसे आरक्षण के नियम का व्याख्या हो, ये शासन के स्तर पर संभव नहीं है। ठीक है सुशील जी। जी जी विवेक जी ने सरकार का पूरा पक्ष स्पष्ट कर दिया। जी। पूछ रहे हैं गुमराह खुद हैं या गुमराह किया जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा? मैडम, ये हमारे पास एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की एक रिपोर्ट है जी जो 29 अप्रैल वो बाध्यकारी नहीं है। सर, हमने आपकी बात को सुन लीजिए, गंभीरता से सुना है। उस पर चर्चा हो चुकी है। नहीं, हम क्यों ना आप सुन लीजिए, ना अच्छे विद्वानों की कमी वहां भी नहीं है, अच्छे विद्वानों की कमी यहाँ देखिए, भी अगर आप नहीं है। हमारी बात को रखने नहीं देंगे आप तो हम- रखें, लेकिन हम साइलेंट में, हम आपकी बात सिर्फ करें। सुने। वो संवैधानिक, सुन लीजिए, संवैधानिक संस्था, लेकिन वो हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है। हाँ ठीक है, आप ये बताओ कि वो मुखौटा है, ठीक है? बाध्यकारी नहीं है। ये बताइए ना कि वो दलितों की अच्छा, का दो मुखौटा शब्दों में कह है। दिया मैं मैडम इनके बाध्यकारी। सारे सवालों का जवाब सुशील मैं, मैडम मैं 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। मैं ठीक सबके है, आप सारे ही सवाल- से एक सवाल और है, पहले जी। ये स्पष्ट कीजिए। बार बार विवेक जी पूछ रहे जी। हैं कि ये जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या उस 1 नंबर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर अभी भी आरक्षण के लिए कर रहे हैं? मैडम, 1 नंबर का मामला जो है उससे मैं भी इफेक्टेड हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि 1 नंबर जिन बच्चों के इसमें मिलने चाहिए उनको दे करके, अगर वो मेरिट में आते हैं तो उनको अपॉइंटमेंट देना चाहिए। उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है? 1 नंबर का मामला हो चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, दोनों से मैं इफेक्टेड हूँ और दोनों को मैं ही देख रहा हूँ। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 1 नंबर जो नुकसान हो उसकी भरपाई करिए, जो मेरिट में आए उनको नियुक्ति दीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिजर्वेशन का मामला है, कल ही मुकदमा डीबी में लगा हुआ था विवेक चौधरी साहब और मनीष कुमार साहब के यहाँ। लेकिन जो है क्या, उसमें थोड़ा समस्या थी कि जो अभी हापुड़ में एक घटना हो गई थी, उसकी वजह से मुकदमे पेंडिंग थे, उसको निपटा रहे हैं, वरना ये 2-3 दिनों में डिसाइड हो जाता। अब 20 नवंबर 2023 को डेट को टॉप 10 में लगाया गया है और सरकार वहां पर अपना पक्ष रखे। जैसे इनका कहना है कि आरक्षण एक बार लोगे या आरक्षण की व्याख्या सुशील के अनुसार नहीं होगी, ये आप माननीय न्यायपालिका को बताइए ना कि आरक्षण की व्याख्या हमने सही की है। अगर आपने सही की थी तो इलाहाबाद में आपकी एक अपील थी, चंद्रशेखर यादव एंड रिट थी, चंद्रशेखर यादव एंड अदर्स। उसमें इन्होंने ये कहा था कि मैंने भर्ती को पूरी कर दी है, एक भी सीटें हमारे पास नहीं बची हैं, अब मैं किसी को दे नहीं सकता, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता। उस काउंटर एफिडेविट के बाद 5 जनवरी 2023 को जो विधानसभा का चुनाव आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेते हैं, तो 5 जनवरी 2023 को एक 6800 की नंबर देखिए 6800, 2-4 संख्या नहीं है, 6800 नंबर काउंटिंग करेंगे तो 7,000
रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेटों की सीटों को इन्होंने एक लिस्ट जारी की और ये कहा कि इस 69,000 में इतनी सीटों का घोटाला हुआ है। 69,000 में 6800 का मतलब कितना हो गया? 10% नियर अबाउट हो गया घोटाला कि नहीं हो गया, या गड़बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? ये कोई तो बाद में ये हवाला दिया गया कि ये कंप्यूटर को जिन्होंने कमांड किया या जिन्होंने इसको एनआईसी ने लिस्ट बनाई उसकी मिस्टेक, ये मिस्टेक है या जानबूझकर की गई गड़बड़ी है। और एक रोचक बात ये मैं बता दूं कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जब 31,000 और 36,000 की जो दो लिस्टें बीच में निकाली गई, उसमें किसी भी अभ्यर्थी का क्वालिटी पॉइंट ना डीओबी, ना पॉइंट कैटेगरी, ना अप्लाइड कैटेगरी बताई गई। लेकिन जब 6800 की लिस्ट आई तब उसमें इन्होंने क्वालिटी पॉइंट को बताया। यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप जो 69,000 करने जा रहे हो तो प्रिंसिपल रूल ले डाउन करते हुए आप 1 से लेकर के 69,000 तक जितने भी अभ्यर्थी आ रहे हो उनकी क्वालिटी पॉइंट सहित लिस्ट आज तक क्यों नहीं पब्लिश की? इसी बात का मुकदमा फंसा हुआ कोर्ट में। अब कोर्ट ने जो 13 मार्च 2023 को ऑर्डर किया है ओम प्रकाश शुक्ला साहब ने, उन्होंने कहा है कि आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें अभ्यर्थी का नाम, डीओबी, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपॉइंट कैटेगरी, अप्लाइड कैटेगरी और मैंडेटरी है कि उसके क्वालिटी पॉइंट कितने हैं। ये सारी चीज़ों को बना करके एक सार्वजनिक मतलब एक लिस्ट पब्लिश करिए। आज तक सरकार ने उसको लिस्ट नहीं पब्लिश की। क्या कारण है, क्या कमी है कि आप तो नौकरी ट्रांसपेरेंसी दे रहे हो, कह रहे हो कि नौकरियां या भर्तियां हम ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं, तो आप 69,000 की एक लिस्ट मुंह पे मारिए। और जो हम लोग कहते हैं ये दलित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एक मुखौटा है, ये वोटों की सौदागर है, हम लोगों को सवालों का जवाब मिल ही जाएगा। सर का ये भी कहना है कि तथ्यात्मक बातें नहीं हो रही। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट लेकर के बैठा हूँ, स्टेट का मैं काउंटर एफिडेविट लेकर के बैठा हूँ। इसमें इन्होंने खुद ही कहा है कि मैंने भर्ती ट्रांसपेरेंसी, नीट एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंसी की है। तब आप जब आप इसको जो इन्होंने दिया इसके बाद आपने क्यों 6800 जारी कर दिया? तो यहाँ तथ्यात्मक तथ्यों की कमी नहीं है। हमें लगता है कि सर आप अवेयर नहीं है अभी 69,000 भर्ती से कि इसमें क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या इसमें गड़बड़ियां। विवेक जी। देखिए स्नेहा जी, जी ये 6800 उस भर्ती लिस्ट की बात उठा रहे हैं जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद अधिकारियों ने जारी की। मैंने उस पर कहा था कि ना 80 विद्वानों की वहाँ कमी, ना 80 विद्वानों की यहाँ कमी है। उस भर्ती लिस्ट को कुछ अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया, वो भी हाईकोर्ट में फंसी। फिर उस पर भी जो सरकार के स्टैंड है उससे भी मैं सारी चर्चा बता चुका हूँ। ये जो घोटाला शब्द का प्रयोग करते हैं बार बार जी, ये चाहते हैं कि इन्हें एक बार ओबीसी में एंट्री मिल जाए, एससी में आरक्षित कोटे में एंट्री मिल जाए, और फिर जब इनके सुपर टेट में नंबर अच्छे तो इनको जनरल कंसीडर कर लिया जाए। इस तरह की जो इनकी इच्छा है ये इसके आरक्षण नियमों के तहत नहीं पूरी हो पाती है। इसमें मैंने उस दिन भी हवाला दिया था, एक टीना डाबी केस है लोक सेवा आयोग का, जिसपे लोक सेवा आयोग ने आख्या मांगी थी। जी टीना डाबी आरक्षित कोटे में अप्लाई करती हैं, उससे उनका प्री निकलता है, मेन में वो अच्छे नंबर पाते लेकिन फिर भी उनको जनरल कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाता। उसी का पालन करते हुए टेट और सुपर टेट कंसीडर करते हुए इन लोगों की सूची विस्तारित की गई है। अब ये चाहते हैं कि हम टेट में आरक्षित कोटे में रहें, जहां पे जनरल के लिए 90 नंबर है, एससी एसटी ओबीसी के लिए 82.5 नंबर है जी। और जब ये सुपर टेट में आते हैं तो ये जहां ये लोग ज्यादा नंबर पाते हैं चाहते हैं कि हम हमको जनरल में कंसीडर करके हमारी सीटें यहाँ खाली कर ली जाएं। इसको लेके विवाद फंसा है और इस विषय पे आरक्षण के नियमों को लेके ये गुमराह है। तो सर गुमराह नहीं है, आपको बता दें कि आईएएस और पीआरटी की भर्ती में डिफरेंस है। आईएएस की भर्ती बताइए, आप बताएंगे, हमने तो दावा किया है ना कि आपने सड़क पे नाटक क्यों कर रहे हैं? नहीं, सड़क पे नाटक नहीं हो रहा। सड़क पे हम अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो वहाँ पे कोई 67 दिनों से बैठे हुए हम लोग, हमारे साथ कोई ज्ञापन आपके यही अधिकारी स्कूली महाशिक्षक निदेशक जो विजय किरणानंद, जब उनसे जाते हैं सवाल करते हैं तो कहते हैं कि आप कम्युटेशन और परम्यूटेशन का सवाल बताओ, वो दूसरे बातों को डाइवर्ट कर देते। सर को मैं बता दें, इनका सवाल था कि आईएएस और पीआरटी में डिफरेंस बता दूं। आईएएस का जो एग्जाम होता है वो 2 टियर एग्जाम होता है, उसमें प्री और मेंस होता है, और जो पीआरटी प्राथमिक की भर्ती होती है इसमें वनडे एग्जाम होता है। और पीआरटी में रूल अलग है और आईएएस का रूल अलग है। पीआरटी में कहा गया है कि व्यक्ति को
अंतिम चयन प्रक्रिया में रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। अंतिम चयन प्रक्रिया टीटी नहीं है, अंतिम चयन प्रक्रिया सुपर टेट नहीं है। अंतिम चयन प्रक्रिया वो है जब क्वालिटी पॉइंट बनकर के तैयार हो जाएगा, तब वहां पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेटों को वहां पर रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। ये बात है, इसी को लेकर के लोग गुमराह हैं और कोर्ट को ये बताएं ना। अभी तक इन्होंने काउंटर फिडेविट में ये नहीं कहा कि इन्होंने टेट में रिजर्वेशन ले लिया है इसलिए इनको हम नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनको हम ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे? वहां पे बताएं, तब इनको पता चले। आशीष जी, जी पूरी तरीके से आरक्षण, एक नंबर, तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए जो आदेश आया है उसका भी पालन नहीं हो रहा है। और अभी विवेक जी कह रहे हैं कि आईएएस एग्जाम का हवाला देते हुए वो पूरी तरीके से एग्जाम्पल दे रहे हैं। रखिए अपना पक्ष। देखिए स्नेहा जी, मैं तो बहुत सिंपल सी बात कहूँगा, क्योंकि मैं ना आरक्षण में जा रहा हूँ जी, ना मैं आईएएस में जा रहा हूँ, ना मैं सिर्फ उन लोगों की पीड़ा आपसे साझा करना चाहता हूँ जो 65 दिनों से वो लोग बैठे हुए हैं और सरकार के पास क्लियर कट आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। वो चाहे तो, जैसा कि अभी हमारे भाजपा वक्ता बता रहे थे कि उसमें 1000-1200 लोगों का हो सकता है, तो अगर उनका हो सकता है तो उनका ही तब तक करें, बाकी की प्रक्रिया चलती रहेगी। जो केस चल रहे हैं कोर्ट में, वो जब निर्णय आ जाएगा तो उनका भी काम हो जाएगा। लेकिन तब तक आज ये जो शिक्षक गए हुए हैं ये उत्तर कुंजिका वाले हैं, एक नंबर वाले गए हैं, उनका ये प्रदर्शन है वहाँ पर। तो सरकार को तब तक ये काम कर देना चाहिए कि इन लोगों को दे दे। अब उनकी पीड़ा भी सरकार समझे कि उनके घर में हो सकता है कि उस एक व्यक्ति से उसका परिवार चलना हो, उस एक व्यक्ति के पास जब ये अपनी कमाई करेगा, शिक्षा देगा, उससे जो उसको पैसा मिलेगा, हो सकता है उसकी बहन की शादी होनी हो, उससे भाई की पढ़ाई होनी हो, उसका परिवार चलना हो, माँ की दवा आनी हो, किसी का इलाज कराना हो, और उसका खुद का भी जीवन। ये तो हो गए, मैं पुरुषों की बात करूं, कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं वहाँ पर जिनके साथ जिनकी शादियाँ रुकी हुई हैं इसी बात पर, क्योंकि वो क्या करें बेचारी। तो सरकार को कुल मिला के कोर्ट जब करेगा, जब कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपको साफ सीधे क्लियर कट आदेश दिए हुए हैं, जितनों का हो सकता है अभी आप उतनों का कर दें और उसके बाद में फिर आप करते रहिएगा। फिर जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा भाई वो सबको मान्य होगा। रिजर्वेशन की बात हो या कुछ भी बात हो, रिजर्वेशन की बात होगी तो कोर्ट संज्ञान लेगा, तो रिजर्वेशन के हक में अपना वो सुनाएगा, आदेश सुनाएगा। तो इसमें इतना बड़ा कोई नूरा कुश्ती वाला मामला ही नहीं है। लेकिन समस्या ये है आज कि मजबूर होकर शिक्षकों को, जो सबसे सीधी शिक्षक नहीं, अभ्यर्थी जो नहीं, तो ये अभ्यर्थी किस चीज के लिए है भाई? शिक्षक के ही, शिक्षक के लिए, शिक्षक अभ्यर्थी, हाँ शिक्षक के लिए ही है ना। शिक्षक अभी नहीं तो बने। वो शिक्षक हैं, आप बनने नहीं दे रहे हैं वो बात अलग है, वो अपनी परीक्षा पास करके बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि वो शिक्षक हैं, आप मानने को तैयार नहीं है, तो वो शिक्षक है मेरी नजर में, लेकिन आप नहीं बनने देना चाह रहे, वो बात अलग है। ये सरकार की मंशा क्या है वो सरकार जाने। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अपनी बात दोहरा रहा हूं कि ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये सबसे सीधे, समाज में सबसे सीधा जो चरित्र होता है वो शिक्षक का होता है। और शिक्षक को अगर आंदोलन की राह पकड़नी पड़ जाए तो ये भारतवर्ष के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण कदम होगा। और इस पर भी अगर राजनीति करने के लिए लोग बैठे हैं, इस पर भी राजनीति करी जाएगी, शिक्षकों की भर्ती पर भी राजनीति होगी और उसका ठीकरा फिर अफसरशाही पे फोड़ा जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जो शिक्षक लायक हैं, जिनको सरकार अभी समझ रही है कि हाँ ये ठीक है, आप उनको नौकरी देकर काम खत्म करिए, बाकी जो भी कोर्ट में केस चल रहे हैं उसका आदेश हो जाने पर बाकी का आगे का देख लिया जाएगा। लक्ष्मण जी, देखिए स्नेहा जी, शिक्षकों का बहुत जो मामला है इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो दशा है स्कूल कॉलेजों की बड़ी दयनीय है जी। उस पर जब जो नियुक्त होने वाले हमारे अभ्यर्थी शिक्षक हैं उनको अगर संघर्ष करना पड़ रहा है, ये आंदोलन करके 4-5-6 साल जो उनका गुजरता है, और जब ये पढ़ाने जाएंगे दोबारा वहाँ पे, तो इनके मन में प्रसन्नता के साथ एक कुंठा भी बनी रहेगी सरकार के प्रति। तो ऐसा नहीं सरकार इनको भर्ती देगी नहीं, देनी तो सरकार को भर्ती पड़ेगी ही पड़ेगी।
लेकिन ये जो समय खराब कर रहे हैं शिक्षार्थियों का, इन अभ्यर्थियों का, जो शिक्षकों का, ये बहुत कष्टदायक है। और मैं जैसा बता रहा हूँ, अभी ये कहा गया निदेशक से मिलने गए तो मेरे सूत्रों में जो जानकारी मुझे भी है, वहाँ पे अभ्यर्थियों को धमकाया गया है। वहाँ बिल्कुल तुम धमकाया जाता है। नेतागिरी कर रहे हो, तुम्हारे पे मुकदमा कर देंगे, इनको जेल भेजो, मुझसे खुद ही कहा गया। इस तरह की बातें हुई हैं वहाँ पे। तो ये नौकरशाही जो कर रही है ना, ये सीधे सीधे बिल्कुल गुंडागर्दी करने पे आमादा है। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं इस चीज को बल है कि सरकार नौकरी देगी, और जिस प्रकार से धीरे धीरे करके दे रही है ना, तो किस्तों में काट रही है। अच्छा हो कि आप इसको मामले को एक, क्योंकि छोटी मोटी भर्ती नहीं, 69,000 शिक्षकों का मामला है, ठीक है ना, इसमें आपको निपटाना ही पड़ेगा। ये भर्ती जब जाएगी कि टीचर कहीं किसी जाके नियुक्त होगा तो स्कूलों का भला होगा। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि टीचर ढंग के नहीं आ रहे हैं या टीचर कम है या नहीं है, वो जगह बच्चों को कम से कम जगह तो मिलेगी। लेकिन जब आप पहुंचने नहीं दे रहे हैं, और ये मकर जाल जो बना रखा है कि कोर्ट में छोटी छोटी लाइनों पे एक लाइन कहीं गलत हो जाती है, कहीं 2 लाइन, ये जानबूझ कर की गई गलतियां हैं। ये जानबूझ करके प्रयास हो रहा है कि इस भर्ती को टाला जाए, और जो शिक्षक यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं उनको हतोत्साहित किया जाए। और ऐसा नहीं, थोड़ा हतोत्साहित कभी कभी हो भी जाते हैं, कभी कभी जो लोग आने को होता है, कहते हैं क्या जाएंगे, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, इस तरह की बातें भी आती हैं। लेकिन मैं इन शिक्षकों की भर्ती, जो अभ्यर्थी जो हैं, जो प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, मैं इनकी हौसले की दाद देता हूँ। और ये भी यहाँ सिखा रहे हैं कि इस देश में सच्चाई के लिए लड़ने के लिए क्षमता अभी भी इन्हीं लोगों के पास है, और इनको न्याय मिल जाना चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी को मैं कहता हूँ, संज्ञान लें इस चीज़ का, जल्दी जल्दी निपटाएं, उनका बड़प्पन होगा। वो महंत भी हैं, इस उत्तर प्रदेश के मुखिया भी हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें लोगों को रहती हैं। अगर नौकरशाही के चक्कर में पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जब छींटे पड़ती हैं तो कष्ट हम लोग को भी होता है। तो अच्छा है कि वो इसी को संज्ञान लें और मामले को खत्म करें, और नौकरशाही को थोड़ा सा ध्यान दें। नौकरशाही उनको बहुत अच्छा फीडबैक दे नहीं रही है। ठीक है सुनील जी। जी विवेक जी ने कहा जब आरक्षण का मुद्दा आया कि पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट जो है उस पर उन्होंने बड़ा अजीब सा बयान, हालांकि बाध्यकारी नहीं है, मैं कह रहा हूँ बाध्यकारी नहीं है। वो कह रहे हैं बाध्यकारी नहीं है। जब उस पर सुशील जी ने पूछा कि क्यों नहीं बाध्यकारी है, तो उन्होंने कहा कुछ काबिल वहां भी है, कुछ काबिल यहाँ भी है। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी शिक्षक अभ्यर्थियों की है कि कहाँ काबिल हैं, कहाँ नहीं है? देखिए नेहा जी, 2019 से जब से शिक्षक भर्ती शुरू हुई जी, कहीं न कहीं कोई न कोई कमियां जरूर इसमें रही। वो चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग की रही हो, चाहे सरकार में बैठे नौकरशाहों की रही हो। जी, अब अंशुमान जी सही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर के इस चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। और अभी आशीष जी कह रहे थे कि शिक्षकों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं अपने भाई आशीष जी को याद दिलाना चाह रहा हूँ, बेगम हजरत महल पार्क में शिक्षकों के धरना प्रदर्शन पर घोड़े दौड़ाए गए। हो सकता है आशीष जी उसमें छुपे रहे हों, कि मैंने उसकी रिपोर्टिंग की है, वो दशा देखी है कि घोड़ों से टीचरों को रौंदा गया कांग्रेस सरकार में। तो आंदोलन तो आदमी तब करता है जब उसकी मजबूरी होती है, आवाज सुनी नहीं जाती है। नेहा जी, वरना कोई सड़क पे बैठना पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरी अपनी लड़ाई लड़ने के हक के लिए आदमी सड़क पे उतरता है और प्रयास करता है। मैं एक बात भी कह रहा हूँ कि पूरी नियुक्तियां ब्यूरोक्रेट्स की कमियों की वजह से आज स्थिति पैदा हुई, और नियुक्तियों में जो देरी हो रही है उसकी जिम्मेदार केवल ब्यूरोक्रेट्स हैं और कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी कुछ ब्यूरोक्रेट्सों से ऐसा गिर गए हैं कि जो स्वयं मुख्यमंत्री जी से संतुष्ट नहीं हैं और उन्हीं पाले बैठे हुए कमिश्नर की तरह। यही लोग पूर्व सरकारों को भी डुबाने में पूरा प्रयास किए, सरकारें चली गई। भारतीय जनता पार्टी को भी डुबाने में चंद ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो पूरा 69,000 शिक्षकों मामला कोई छोटा मोटा मामला नियुक्ति नहीं इसमें आ रही। और अगर गलती हुई, चलिए निराकरण करना चाहिए, और अगर निराकरण नहीं हो रहा है तो इसमें अभ्यर्थियों क्या वो है, वो तो परीक्षा पास किए हैं,
और पास होने पर उनको नौकरी मिलनी चाहिए। हालांकि मुझे उम्मीद है कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री जी दोनों लोग इस समस्या का समाधान कहीं न कहीं कर जरूर देंगे और इन लोगों को नौकरी मिल जाएगी। ठीक लेकिन है, कब मिलेगी ये अभी स्पष्ट हमको भी नहीं नजर आ रहा है। ठीक है। ठीक है। विवेक जी, जी स्नेहा, सुनील जी ने वो दौर भी याद दिलाया जब पूर्ववर्ती सरकारों में भी शिक्षक अभ्यर्थियों को या शिक्षकों को प्रदर्शन करना पड़ा, शिक्षकों को इसलिए- शिक्षकों को। थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो दौर भी था जब शिक्षकों को प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन क्या वाकई जब शिक्षक अभ्यर्थी योगी सरकार को समर्थन दे रहे थे, वोट दे रहे थे, तो उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें भी इस दौर से गुजरना पड़ेगा, कि ऐसे सड़कों पे बैठ के प्रदर्शन करना पड़ेगा। अभी आपने पूछा था कि इस सड़क पे बैठ के नौटंकी क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब स्नेहा जी। जी, कल ही इनको शिष्टमंडल को अधिकारियों से मिलवाया गया। अभी सुशील जी ने एक उसका नंबर- भी हाल बताया नहीं, और अंशुमन जी ने भी उसका हाल ये- बताया। विवेक जी, आप खुद भी अपनी ब्यूरोक्रेसी को भली भांति एक जानते हैं। नंबर वालों को जी, जो जिस क्वेश्चन के 2 उत्तर थे उस विषय पे कल ही मिलवाया गया है। और आप देख रहे होंगे जो आप चित्र चला रहे हैं अपने चैनल पे, जी, उसमें भी 1 नंबर वाले ही बैनर दिखाई दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जब आपको भेंट करा के वार्ता करा दी गई, अधिकारियों से आश्वासन भी है, जी। आपको भी पता है कि पूरी पत्रावली हाई कोर्ट में तलब है। विवेक जी, एक सवाल है, जी। ये आपके अधिकारी जो आश्वासन देते हैं, इसका कितना जमीन पे कार्य देखने को मिलता है, सच सच बताइएगा। देखिए स्नेहा जी, जमीन पे अगर कार्य ना हो रहा होता हाँ, तो इतनी भर्तियां कैसे निपटती। ये वो लोग हैं, पहले विषय आया था कि जो प्रश्न गलत थे उनको नंबर दिए गए, फिर एक प्रश्न ऐसा था जिसके 2 उत्तर थे, ये एक प्रश्न के 2 उत्तर वाला मैटर फंसा है। जी। और तो अभी अंशुमन जी, आशीष जी और सुनील जी ने सबने ये कहा ठीक है, आप उतनों को ही पहले दे दीजिए नौकरी, बाद में ये कोर्ट में जो मामला लड़ रहे हैं उस पर लड़ते रहेंगे। स्नेहा जी, जी, ये कहने में टैक्स नहीं लगता है, इसकी एक प्रक्रिया है। पूरी पत्रावली इस समय हाई कोर्ट में तलब है। अधिकारियों ने एश्योरेंस दिया कि हम उस तारीख से पहले इसमें कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, उस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकारी काम में कोई हमारे घर की दुकान नहीं कि मैंने रामू कटा के श्यामू को रख लिया, ये विषय नहीं है। तो जब उस स्तर पर वार्ता हो रही, सबको आपको भी मालूम है कि हाँ हमारा काम हो रहा है, जी, ऐसे में इस तरह की नौटंकी का औचित्य क्या। और मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, जिनको आरक्षण को लेकर शिकायत है, न्यायपालिका के दरवाजे खुले हैं, न्यायपालिका के दरवाजे वो लोग हैं भी। तो जब आप मैटर न्यायालय में दिए हुए हैं, फिर अदालत के बाहर इस तरह के नाटक का क्या औचित्य है। अब तो न्यायपालिका भरोसा कर लीजिए, और जब हम आपकी बात भी करा रहे हैं अधिकारियों से, फिर उसके बाद इस तरह का प्रोपगंडा करने की क्या जरूरत है। आप केवल तो सरकार बताया के तो माहौल रहे बना रहे सुशील हैं। जी कि अधिकारी धमकी दे रहे हैं कि ये इनका पक्ष है ना, आज ये यहाँ बता रहे हैं। जी, जब धमकी दी तो वही बाहर निकल के FIR कर देते। देखिए, इतना आसान अगर IAS पे होता ना तो अब तक कई मुकदमे हो गए होते। और अंदर मोबाइल लेके जाने नहीं देते हैं। विवेक जी आप कहते हैं, एक मिनट अभ्यर्थी अंशुमन जब- जी, एक मिनट, विवेक जी आप कहते हैं जी। इन नौकरशाहियों पे कार्यवाही करना आसान नहीं है, जबकि आप बीजेपी के नेता हैं और आप अभ्यर्थियों से कह रहे हैं FIR कर दीजिए। जैसे आप आज यहाँ बता रहे हैं, जी, ऐसे आपने वहीं बता दिया होता। अरे आप मोबाइल लेके जाने नहीं देते, अंदर कोई रिकॉर्डिंग होती नहीं है बातचीत की, केवल गुप्त बातचीत करके आते हैं, उसमें क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया आपको पता ही नहीं है। सर मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, किसको मैंने न्यूज बता चैनलों पर कई बार मैंने अरे भाई, बता तो दिया आप अदालत में है। हलफनामा दे दीजिए अपने, जिसमें जहाँ मुकदमे में पेश हैं वहाँ तो हलफनामा दे के बात कर देखिए सकते सर, हैं। सत्ता में है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे एक सर मामूली सा सिपाही आदमी को दबा देता है, आप एक अंशुमान जी, उस मेरा पे ये IAS कहना, की बात आप कर ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आप हिम्मत यहाँ कर रहे हैं, ये हिम्मत आप न्यायालय के मुकदमे में दिखा देते हैं। कोई बात नहीं, जब परिस्थितियां आएंगी तो वैसा किया जाएगा, जो उन्होंने किया उसे बताया गया। सर का हलफनामा दे दीजिए अदालत में, सर के एक सवाल है कि ये परचून की दुकान नहीं है कि रामू को हटा करके श्यामू को बैठा दें। जी, जब इलाहाबाद में चंद्रशेखर यादव में इन्होंने काउंटर एफिडेविट दाखिल किया और कहा कि भर्ती पूरी हो चुकी है, तब 6800 की 5 जनवरी 2023 को एक रामू को श्यामू की जगह पे क्यों बैठाने के लिए एक लिस्ट जारी कर दी। क्या 6800 रामू श्यामू नहीं बने? उन तो 13 मार्च 2023 को तो रामू श्यामू खत्म हो गए, क्वेश हो गए। तो हाई कोर्ट ने उनको क्वेश कर दिया। सरकार ने ये कहा कि इतना दलित और पिछड़े होनहारों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ। लेकिन 13 मार्च को सिंगल कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया। अब बताइए, सरकार ने कहीं एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये
दलितों का ओबीसी के हम अरे compensation दलितों दे रहे पिछड़ों का हैं। इन द सेंस नहीं, रिजर्व नहीं, कैटेगरी आप अपने कैंडिडेटों मुंह का से- मामला। आप अपने मुंह के सब सरकार पे मत थोपिए। ऐसा देखिए, कुछ सुन नहीं। लीजिए, सुन लीजिए। जी। कहीं सरकार ने कमिटेड नहीं किया है। जो सीटें खाली थी वो किस कैटेगरी की खाली तो आप भी जानते हैं। फिजिकल हैंडीकैप, भूतपूर्व सैनिक, फ्रीडम फाइटर, इन कैटेगरियों की खाली थी। वो आपको एक कुछ विद्वान वहां बैठे थे, कुछ विद्वान यहाँ बैठे थे, मैंने दोनों कहा और सूची को चैलेंज भी हो गया। उसका पटा चेक क्या वो आपको मालूम है। आप उसकी आड़ में अपने उस विषय को विवेक सही ठहराने जी, की हर कोशिश मत बार ये करिए। कुछ नहीं सर, विद्वान, और सब- कुछ विद्वानों के मैडम चक्कर जी, में हर मामला मैडम जी, उलझ जाता सर है। के सारे सवालों इन का जवाब मेरे विद्वानों पास पे है। आप ही क्यों नहीं, एक मिनट सुशील, इन विद्वानों पे आप ही क्यों नहीं कार्रवाई कर देते हैं? आप अभी सबको बताए थे, आप हल्फनामा दे दीजिए, आप कार्रवाई करिए। जी ये मास्टर साहब लोगों भर्ती का मामला है। जी। इतने विद्वान हैं, कई 2 प्रश्न गलत हो जा रहे हैं, एक प्रश्न के 2 उत्तर निकल आ रहे हैं। अब इन अध्यापकों के ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं? सर का कहना है मैडम कि केवल सरकार जो को लिस्ट संकेत आई करा रहे है हैं लोग। वो विकलांगों के थे, मतलब कि स्पेशल कैटेगरी के थे। जी तो सर मैडम मैं अगली बार आऊंगा तो मैं बिना विकलांग का अभ्यर्थी उसमें है जो मतलब विकलांग नहीं है, तो ये उसका बात भी तो लिस्ट कह में भी नाम रहे हैं है। विवेक। जो 6800 में डालेंगे फिर वो लिस्ट खाली, जो सीटें खाली थी मैं उस पर कह रहा हूं कि वो सीटें खाली रखी गई थी इन कैटेगरी के लिए। अधिकारियों ने आनंद फानन में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को देखते हुए ये जारी कर दिया। उस पर भी कार्रवाई होगी, वो भी सूची चैलेंज हो गई। ठीक, उसके आड़ में आप अपने विषय को मत फिट करने की कोशिश करिए। जो आरक्षण की नहीं। प्रक्रिया थी वो पालन हुई है। आप उस पर कोई शिकायत है, आप न्यायपालिका के दरवाजे पे हैं, अपना पछुआ रखिए। आनंद फानन का मतलब 29 अप्रैल 2021 से 5 जनवरी 2023 के मैंने बीच उनके लिए में बहुत अच्छे संबोधन- 4 बार सब हुए मैंने हैं। बहुत आनंद फानन अच्छे- क्या हो सकता मैंने है, बहुत अच्छे आईएएस संबोधन- अधिकारी आनंद फानन में करेंगे, नियुक्ति वहाँ करने जा रहे विद्वानों हैं। कमी ना, यहाँ विद्वानों कमी, इन विद्वानों चक्कर में फंस गया तो अरे मैंने कह दिया स्पष्ट अब बात। आप जो है इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। ठीक तो ये है, कार्रवाई करिए ना, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए जो है। ठीक है। जी श्रेया जी। आशीष जी, जी मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। जी कौन क्या चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या करने वाली है सरकार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, अभ्यर्थियों का कहना है कि हम प्रदर्शन अपने हक के लिए कर रहे हैं। अभी विवेक जी कह रहे हैं कि सड़क पे नौटंकी क्यों की जा रही है, जब कल ही बात हो गई है निदेशालय में। आखिर हो क्या रहा है? जवाब के साथ फाइनल कमेंट जरूर दीजिएगा। देखिए स्नेहा जी, नौटंकी लग सकती है सरकार को, और सरकार को ये नौटंकी ही लग रही है, तभी इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी सरकार चेत नहीं रही है। जी दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सरकार चुनाव में इतना पैसा खर्च करती है, लगभग हर साल चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। इतना ऐड देते हैं, इतनी योजनाएं देते हैं, और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो वो जो 2 करोड़ है उसमें इनको भी काउंट कर लें, और वो रोजगार जो देने की बात है तो वो रोजगार दे दें। इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? यहाँ पर लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है, किसी के पास में नौकरी करने के लिए 10 साल रह गए हैं, और मेरे पास तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी इससे भी कम एज रह गई है नौकरी के लिए। जी तो इस मामले को इतना पेचीदा बनाने के बजाय इसको जल्दी से जल्दी सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए। और ये सारे लोग हमारे देश के ही हैं, इनको रोज़गार मिलेगा। एक व्यक्ति को रोज़गार मिलता है तो उसके घर के 5 लोग पलते हैं। तो कहीं ना कहीं मानवीय आधार पर, भावनात्मक आधार पर सरकार इसका निर्णय जल्दी से जल्दी ले, और ये जो यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं इनके हक में काम करे। क्योंकि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि अगर इन्होंने नौकरियां दे दी तो उससे सरकार को बहुत नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि ना तो ये जितने भी अभ्यर्थी हैं राजनैतिक हैं, इनका कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये अपने हक की लड़ाई के लिए वहाँ पर बैठे हैं, अपने पेट की लड़ाई के लिए ये बैठे हैं। और संविधान में भी लिखा है जीवन जीने का तो अधिकार सभी को है, तो क्या जीने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा? आप इतनी तो तानाशाही ठीक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में इस तरीके से अगर
शिक्षकों को आंदोलन करना पड़े, तो मेरी नज़र में वो कहीं ना कहीं गलत है। इस पर सरकार को जल्दी से जल्दी ध्यान देकर इन देश के भविष्यों को और ये जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनके साथ में न्याय करने का काम करना चाहिए। ठीक है जी विवेक जी, जब आपके साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, बार बार राष्ट्रीय लोक देव प्रवक्ता भ्रामक बयान दे रहे हैं कि सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। ये रोजगार और नौकरी में अंतर आज तक समझ नहीं पाया पूरा विपक्ष। हमने 40 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लोन देकर के रोजगार की व्यवस्था कराई है। ये नौकरी का विषय है, शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया से जुड़ा विषय है। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नौकरियां दी गई, लोग नौकरी कर रहे हैं, वेतन पा रहे हैं। उसमें जिनको शिकायतें हैं वो हैं। जो 1 नंबर का विषय जिसके 2 उत्तर थे उस प्रश्न के, इस पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया। उसमें जब सरकार ने प्रत्यावेदन मांगा तो मेरे ख्याल से 2,500 हजार लोगों ने प्रत्यावेदन दिया। जब उसकी जांच हुई तो पता चला उसमें कुल 1200 से 1300 लोगों ने ही करीब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। नियम यही कहता है जो अटेम्प्ट किया होगा उसी को उसका लाभ मिलेगा। अब उस प्रक्रिया को जांच करने के बाद सरकार आगे चल के फाइनल करेगी। इसी क्रम में कल वार्ता कराई गई। इस वार्ता के बाद जो ये आज नौटंकी हुई, चौराहे में बार बार यही शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, इसका औचित्य नहीं है। जब सरकार के साथ आप वार्ता में हैं, हाई कोर्ट में भी आपका विषय है और दोनों जगह सरकार आपको आश्वासन दे रही कि हम कंसीडर कर रहे हैं जी, तो ऐसे में इस तरह की हरकतों कोई औचित नहीं था। और जिन्हें आरक्षण को लेकर शिकायत वो भी अदालत में है। तो जब आप अदालत में हैं तो अदालत के बाद इस तरह के आचरण का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, ये सबको मालूम है कि जब विषय अदालत में हो तो अदालत में ही अपनी बात कहीं सुनी जाती, बाहर इस तरह की चर्चा कोई औचित्य नहीं। ठीक है, वो बार बार सरकार की छवि खराब करने के लिए लोग घोटाला शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने उदाहरण देके बता दिया, जब आपने एक बार आरक्षण कोटे का लाभ ले लिए तो आप आरक्षण कोटे में ही कंसीडर किए जाएंगे। ये आपकी इच्छा से नहीं चलेगा कि कभी आप आरक्षण कोटे में ना कभी आप जनरल में चले जाएं। उसके जो नियम है, जो लोक सेवा आयोग ने फॉलो किया, जो विवेक जी अभी सुशील जी ने बताया कि जो नियम है वो दोनों पेपरों के अलग अलग। ये इनके तर्क है। इस तर्क से सरकार सहमत हो ये उचित नहीं है। सर ऐसा कुछ नहीं है। इनके तर्कों से सरकार सहमत नहीं है और अगर हम सहमत हैं तो न्यायालय में सहमत करा ले हमको। मैडम इनके तर्कों से हम सहमत हों, ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है। हमने जो तर्क दिया वो सरकार के तर्क हैं, या तो ये न्यायालय सरकार को अपने तर्क से सहमत कर ले, नहीं तो सरकार के तर्क से सहमत हो जाए। ठीक है, इनकी सहमति के लिए हम नियम में शिथिलता थोड़ी कर देंगे। ठीक है सुशील जी, जी जल्दी से बताइए कि क्या वाकई ये नियम आपके अपने हैं या जो एग्जाम पेपर में बैठने के पहले वाले नियम होते हैं वो हैं? इसको भी जवाब दीजिए और मुद्दे पे फाइनल कमेंट दीजिए। मैडम आप ये बताइए, यहाँ पे सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। आईएएस की जो नियम रूल्स होंगे वो क्या प्राथमिक में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों पे लागू होंगे या उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली, बेसिक शिक्षा नियमावली पे लागू होंगे? रिजर्वेशन वहाँ का यहाँ लागू है, यहाँ का वहाँ लागू हो, तो फिर नियम बदल बदल कैसे जाएंगे? देखिए पीआरटी में 1 डे एग्जाम होता है। आईएएस क्या भाई, आपने टेट किसी दिन दिया, सुपर टेट आप किसी दिन दे रहे हैं, मेन वहां भी किसी दिन होता है, प्री किसी दिन होता है। 1 डे क्या मतलब? देखिए सर ऐसा नहीं है। बेसिक सारी करके आप गुमराह मत करिए ना अपने बच्चों को। मैं गुमराह नहीं कर रहे, आप डिबेट पर बैठ करके आप खुद ही गुमराह कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। मैंने घोटाला शब्द बोल दिया, आपको बहुत बुरा लग गया। आप हमारे साथी हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, बता रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं। ये नौटंकी कर रहे हैं। हम संवैधानिक दायरे में रह करके 67 दिनों से इनको गार्डन में बैठे हुए हैं गर्मी में, वहाँ पर कोई भी वहाँ पे हमारी ख्याल नहीं लेने वाला नहीं है। प्राथमिक नियम दूसरा थोड़ी हो जाएगा। ठीक है विवेक जी, पक्ष सुनिए, फाइनल कमेंट। सरकारी नियम जब मैं संवैधानिक दायरे में रह करके शांतिपूर्वक रह करके इको गार्डन में हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सरकार का रहनुमा वहां जाता? बिल्कुल जाता, कोई नहीं जाता। वहां जाइए देखिए वो जो टैंकर रखा हुआ है, अगर उसमें कीड़े नहीं होंगे, अगर खुलवा के देख लेना, वो बच्चे पानी पीने के लिए बेबस है। वहां की व्यवस्था आप देख लीजिए। जब वहां उन लोगों ने इस मुद्दे को ध्यान नहीं दिया, मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूरी में हम लोगों को जाना पड़ रहा, इसलिए हम लोग वहां गए। अब हमारी एक बात से इनको घोटाला शब्द से इनको बड़ी चिढ़ लग रही है। 20,000 सीटों को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कोई दावा एफिडेविट माननीय न्यायालय में मैंने दाखिल किया है और मैंने बताया है कि अगर मेरी रिट पिटीशन अगर गड़बड़ हो तो पनिश मारिएगा और डिसमिस करिएगा। और 13 मार्च 2023 का जो अपील रिट जो है अलाउ हुई है वो डिसमिस नहीं हुई है।
वो डिस्पोज आप करके भेजी गई है। इसका निर्णय मैं यहाँ नहीं, अगर आप चाहते हैं तो आप डीबी में जाकर के इसकी बात रखिए। और ये लोग जो कहते हैं कि टेट में आपने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया, सुपर टेट में नहीं ले सकते, तो इन्हीं का जो विज्ञापन है आप ले सकते हैं, लेकिन ये उसी रिजर्व कैटेगरी में ही रहेंगे आप। अब आप वहां जनरल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्या विवेक जी, समस्या है? सुशील ये जी, सिर्फ ठीक टेट है। अर्हता परीक्षा मापदंडों में से एक है, ना कि वो कंपलसरी है। उसके पास कर लेने से आप नौकरी का दावा नहीं कर सकते हैं, ये बात है। आप बताइए, इतने काबिल अधिकारी हैं, 5 जनवरी को इम्तिहान करा रहे हैं, 6 जनवरी को लगा रहे हैं, कट ऑफ बता रहे हैं। आप बताइए, कट ऑफ आप पहले बताओगे कि बाद में बताओगे? उसका भी 2 साल तक हम लोगों को सफर करना पड़ा। बड़ी जद्दोजहद के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बताया कि 60-65 कट ऑफ पे ही आप भर्ती करिए, तब जाकर के वो भर्ती 2 सालों बाद वो भर्ती हुई है। तो ऐसा है कि जिसे बुरा ना लगे, सबसे निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हम दलित, पिछड़े, कमजोर, गरीब तबके के लोग हैं। आप 69,000 नौकरियां की है, इसका आपने ढिंढोरा भी पीटा है कि हमने नौकरी दी है, तो उस ढिंढोरे को जो आपने पीटा है, तो आपने हमारा कहना है कि आपने भर्ती में घोटाला, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार किया है, तो आप लाइए हमारे मुंह पर के 69,000 सिलेक्शन लिस्ट को क्वालिटी पॉइंट सहित पब्लिश कर दीजिए। क्यों नहीं किया जा रहा? ठीक है, ठीक है, हमारे मैडम, काम का जवाब वो सुशील जी, शिक्षा विवेक का जी, जो ठीक है, नौकरी कर रहे हैं। सुनील जी, मुद्दे पे फाइनल आप नहीं कमेंट। पाए, आप हल्ला मचा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। विवेक जी, सुशील जी, ऐसा ठीक है। कुछ नहीं है। सुनील जी, मैं मुद्दे पे 90 फाइनल नंबर पाने कमेंट। वाला 105 नंबर पाकर के यहाँ बैठा हूँ। मुझे आज तक यही नहीं पता है कि मेरा 69,000 में ठीक है, चयन क्यों ठीक नहीं है, हुआ, क्योंकि ठीक है। क्वालिटी पॉइंट इन लोगों ने अरे नहीं सुशील बताया। आप सुशील रिजर्वेशन जी, में यहाँ नहीं- विवेक जी, मैं सुशील जी, दोनों फाइनल स्टेट- कमेंट चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? और भी पैनलिस्ट का फाइनल कमेंट लेना है मुझे। जी सुनील जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, अभ्यर्थियों को इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए, हमारा मानना है। जी, जब आप सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय कर देगा, सरकार अगर एक बार नहीं पालन करेगी तो अवमानना केस कर दीजिए, तमाम राष्ट्रीय न्यायालय करना, ये मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। जब आप न्यायालय गए हैं तो न्यायालय के न्याय पर विश्वास रखिए आप। ठीक है, निश्चित रूप से न्यायालय आपके साथ न्याय करेगा। ठीक है जी। अंशुमन जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, मैं अपना समर्थन पूरी तरह से अभ्यर्थियों को दूंगा जो इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। अगर सरकार देख सकती, सरकार सुन सकती और सरकार इसको बारे में सही बोल सकती, तो आज ये यहाँ पे आंदोलन इस तरह का रूप ना लेता। लगातार 59 दिन बैठने के बाद अगर ये आज मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार थे, जिनको इस संज्ञान अपने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहिए था, ये बातें कहनी चाहिए थी, वो नाकाम साबित हुए, निकम्मे साबित हुए। और ये आज का दौर ऐसा नहीं है। शुरुआत से देखिए, भगत सिंह ने भी असेंबली में बम फोड़ा था ताकि अंग्रेजों को सही बात कह सकें। ठीक है, आज भी वही दौर चल रहा है और मैं इन लोगों की तारीफ करता हूं। ये उन लोगों में से नहीं है जो पत्थर मारते हैं या कहते हैं आगजनी करते हैं। ये शांतिपूर्वक बैठे हुए अभ्यर्थी हैं, ये सम्मान के पात्र हैं, ये हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई बहन छोटे यही लोग हैं। कल को यही हमारे बच्चों को भी पढ़ाएंगे आगे चल करके। इसलिए इनको अवसाद में नहीं डालना चाहिए। इनके ये जो सरकार का अभ्युदय पक्ष है वो नियमित रूप से जाए कोर्ट में और सही तथ्यों के साथ में जाए। ये जो बार बार गलत तथ्यों को लेके जाते हैं, फिर नई डेट लेके आ जाते हैं, ये समय खराब कर रहे हैं इनका। मैं ये कहना चाहता हूं, सही तरीके से सरकार अपना पक्ष रखे। इनका पक्ष भी जो है वो सही सरकार अदालत ने सुन रखा है। सरकारी पक्ष गड़बड़ा रहे हैं, इस वजह से डिले हो रहा है। इसको यहीं पे समाप्त किया जाए। मुख्यमंत्री इस विषय को संज्ञान में लें और जरूर लें। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार राजधानी लखनऊ में जारी है। शिक्षक अभ्यर्थियों को साफ कहना है कि हमें हमारा हक दिया जाए, बाकी हमें कोई राजनीति नहीं करनी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर एक के बाद एक राजनीतिक बयान सामने आ रहा है, यह साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुद्दे पर राजनीति रोटियां जरूर सेकी जा रही। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।